ठीक है। बट उससे पहले मैं बोलूँगा कि जो हमारी ऐप है वो आप लोगों को प्ले स्टोर से भी मिल जाएगी। अगर आप लोग अभी के लिए कहाँ से देख रहे हैं, अगर लैपटॉप से पढ़ रहे हैं तो आप प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। साथ में यहाँ पे आप बहुत सारी बुक्स को एक्सेस कर पाओगे। एक व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, इसको भी ज्वाइन कर लेना। आप लोगों के सारे जो डाउट्स हैं वो दूर कर दिए जाएंगे बेटा जी। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और इस क्लास के अंदर हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी क्वेश्चंस को। तो पहला केस स्टडी आप लोगों को क्या कहता है, देखिएगा। ये फर्स्ट केस स्टडी है। ओके बेटा जी, ये क्या है, पहला केस स्टडी क्वेश्चन है। अब ध्यान से सुनिएगा। जब भी मैंने आप लोगों को केस स्टडी करने को बोला है, मैंने हमेशा ये बोला कि भाई तुम केस स्टडी के ऊपर ध्यान मत दो, मतलब तुम सीधा क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान दो। ठीक है। सबसे बेस्ट वे क्या है कि आप सीधा क्या पढ़े, पहले क्वेश्चंस पढ़े। ठीक है। पहले आप क्या पढ़े भाई, क्वेश्चंस पढ़े। अगर क्वेश्चन हो रहा है, ऑप्शन मैच कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप लोग फिर पैराग्राफ पे आइए, मतलब फिर आप इसके ऊपर आइए, ये केस स्टडी जो दिया हुआ है फिर इसके ऊपर आइए। तो ये तरीका है, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है। मतलब मैं सीधा क्वेश्चन करता, बट अभी एक बार मैं तुम्हें पढ़ा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट में लिख देते हैं कि नहीं सर हमें तो पहले पैराग्राफ पढ़ा दो। ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम ए डेंसर टू रेयर मीडियम आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। भाई डेंसर से रेयर जाएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ पे मूव करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। व्हेन वी कीप इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। भाई जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज होगा। ठीक है। उसके बाद टिल द रिफ्रैक्टेड रे ग्रेजेस अलोंग द इंटरफेरेंस ऑफ टू मीडियम, तब तक जब तक वो बिल्कुल उसके पैरेलल ना हो जाए इंटरफेस के। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच इट हैपन इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। मतलब ये बोल रहे हैं कि जब क्रिटिकल एंगल हमने कोई बढ़ाया और उस टाइम पे आर जो है 90 डिग्री हो गया है, 90 डिग्री हो गया है, तो उस टाइम पे इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं बेटा जी इसको, हम इस टाइम पे क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल इसको बोलते हैं। क्रिटिकल एंगल इसका नाम हमने यहाँ पे रख दिया है। ओके। नेक्स्ट, इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज्ड फर्दर द रे विल नॉट एमर्ज एंड इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक इन द डेंसर मीडियम। अगर हम ज़्यादा और इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते हैं तो ये अब वापस नहीं आती है, मतलब अब वो क्या करती है, उसी मीडियम में वापस आ जाती है डेंसर में। इस फिनोमेना को टी आई आर बोलते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ आप लोगों को पता होना चाहिए था कि टी आई आर क्या होता है, वो बताया। ये पूरी की पूरी एक डेफिनेशन है, पूरे का पूरा एक कॉन्सेप्ट है बेटा जी। ठीक है। समझ में आ रहा है, यस और नो? समझ में आ रहा है, जल्दी से बताइएगा फटाफट से। हम्म। चलो अब देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला बेटा जी। पहला क्वेश्चन बोला है ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ए मीडियम इनटू वाटर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 80 डिग्री, सॉरी 18 डिग्री, 18 डिग्री पे। इन्होंने क्या बोला है कि एक रे है जो ट्रैवल कर रही है फ्रॉम ए मीडियम इनटू वाटर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 18 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 18 डिग्री दे रखा है। अब वो बोल रहा है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम जो है वो मोर देन है वाटर से। इसका मतलब जो ये मीडियम है वो हो गया डेंसर, जो मीडियम वो हो गया डेंसर और वाटर हो गया रेरर। तो यहाँ पे लाइट रे कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रही है, डेंसर टू रेरर ट्रैवल कर रही है, ये आप लोगों को पता लग गया है। और ये बोल रहे हैं कि क्रिटिकल एंगल जो है इनके लिए वो 20 डिग्री है। तो आपको इनमें से बताना है, इन इमेजेस में से बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर बेस्ट रिप्रेजेंट द करेक्ट पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट। ये आप लोगों को बताना है बेटा जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर बेस्ट रिप्रेजेंट द करेक्ट पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट। यस बेटा मिलेगा, टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया जाएगा इनका पीडीएफ। ठीक है। अब जल्दी से बताओ कि इनमें से कौन सा वो सही है। देखो इन्होंने क्या बोला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा कितना है बेटा जी, 18 डिग्री है। दूसरा इन्होंने बोला कि जो क्रिटिकल एंगल है वो 20 डिग्री है। ठीक है। तो एक बात देखो यार, यहाँ पे इतना तो कंफर्म्ड है कि देर इज नो टी आई आर। ठीक है। देर इज नो टी आई आर, यहाँ पे कोई भी टी आई आर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस वो कम है भाई क्रिटिकल एंगल से, तो टी आई आर नहीं होगा ना। मतलब लाइट उसी मीडियम में तो आएगी नहीं, लाइट उसी मीडियम में आएगी नहीं भाई साहब। ठीक है। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 18 डिग्री है, ये है आप लोगों का कौन सा मीडियम, ध्यान से देखिएगा। ये कौन सा मीडियम है भाई, डेंसर मीडियम है। ये है डेंसर मीडियम, और ये आप लोगों का कौन सा मीडियम है, ये रेरर मीडियम है। ठीक है। तो लाइट कहाँ से कहाँ जाएगी भाई, बताओ फटाफट से। लाइट कहाँ से कहाँ जाएगी फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ। ये जानी सीधी चाहिए थी, बट ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो गई। क्या हो गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो मैं बोल रहा हूँ, इन्होंने पूछा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर बेस्ट रिप्रेजेंट द करेक्ट पाथ, तो मैं बोल रहा हूँ कि ए जो है वो बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है।
ठीक है, ये वाला तो होगा ही नहीं, ये वाला भी नहीं होगा, और ये वाला अगर बोल रहा है, क्योंकि उस टाइम पे देखो यहाँ पे ये अगर ये वाले फिगर को अगर हम देख रहे हैं तो इस टाइम पे आर जो है वो 90 डिग्री है, और आर अगर 90 डिग्री है तो उस टाइम पे ये वाला जो एंगल है 18 वो क्रिटिकल होना चाहिए। बट क्रिटिकल तो उसने बोला है खुद से कि 20 डिग्री होगा, क्रिटिकल तो उसने खुद से बोला है कि 20 डिग्री होने वाला है। जल्दी से बताइए बेटा जी। हाँ, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर है वो कौन सा सही है भाई? ऑप्शन नंबर है ए, ये सही है। ठीक है, किसी को कोई डाउट इतने में? हाँ जी, फटाफट से बताइए भाई, फटाफट से बताइए। चलो आगे बढ़े अब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है बेटा जी। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वो क्या कहता है, नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने बोला है कि एक पॉइंट सोर्स है ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए टैंक फिल्ड विद वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू ए डेप्थ डी। कितनी डेप्थ तक रखा जाता है इसको? डी डेप्थ तक इसको रखा गया है। ठीक है, ओके। द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम द सोर्स कैन एमर्ज इज। ठीक है, थोड़ा सा अगर वीडियो अटक रही है तो भाई बता देना, मैं जो कैमरा है वो ऑफ कर लूँगा, फिर स्मूथली चलने वाली है वीडियो, बता देना बस एक बार। ठीक है, हाँ बेटा, किसी को अगर पीडीएफ नहीं मिली है टेलीग्राम पे तो सिंपली रिकॉर्डिंग पे जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब नेक्स्ट देखिएगा फटाफट से। इन्होंने पहले क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो हमने टीआईआर पैराग्राफ पढ़ा था, उसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं था, मतलब यहाँ पे टीआईआर का कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो भाई एक क्या है यहाँ पे, टैंक है, वाटर टैंक है, मान लेते हैं कुछ ऐसा है वाटर टैंक। ठीक है, ये रहा वाटर टैंक। अब इस वाटर टैंक के अंदर क्या है भाई, एक डेप्थ डी पे क्या है, एक सोर्स है। ये एक सोर्स हमने बता दिया कि ये सोर्स है, और यहाँ पे बता दिया कि ये इसमें वाटर टैंक है, तो इसको ऐसे फिल कर दिया। ठीक है बेटा, ऐसे इसको फिल कर दिया। अब ये कितनी हाइट पे है, मतलब कितनी डेप्थ पे है? डी डेप्थ पे है। ये कितनी डेप्थ पे है बेटा जी? डी डेप्थ पे है। ओके, अब ये क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। इन्होंने बोला कि यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर का वो म्यू है। ओके, साथ में ये बोल रहा था एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू विच लाइट फ्रॉम द सोर्स कैन एमर्जेज, मतलब आप लोगों को वो एरिया निकालना है जिससे ये लाइट बाहर आ रही है, उतने एरिया को निकालना है। ओके, निकाल देते हैं। देखो भाई ये एक सोर्स है, इससे लाइट चली, इससे लाइट चली, यहाँ पे पहुंची। हमने माना कि मान लेते हैं कि यहाँ पे जब लाइट पहुंची तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये लाइट ऐसे होगी, क्योंकि लाइट डेंसर टू रेयर जा रही है, डेंसर टू रेयर जा रही है, तो ऐसे हम बोल सकते हैं, हो सकती है। और सिमिलरली ये यहाँ पे भी ऐसे होगी, सिमिलरली ये यहाँ पे भी ऐसे होगी, ऐसे। कहने का मतलब कि यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो क्रिटिकल एंगल हुआ, और ये एंगल जो हो गया आपका 90 डिग्री हो गया। यस और नो? ये भी आपका 90 डिग्री हो गया, और ये आपका एंगल ऑफ क्रिटिकल, एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको क्रिटिकल एंगल बोल रहे हैं, है ना? क्योंकि डेंसर से रेयर जा रहे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होगी। ठीक है, अब देखो इसने इतने एरिया में से देखो कि लाइट जा रही है, इतने एरिया में से, तो इस एरिया को हमें फाइंड आउट करना भाई। इस एरिया को हमें क्या करना बेटा जी? फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये हाइट कितनी है? ये हाइट भैया डी है। ये एंगल अगर सी है तो ये एंगल कितना बनेगा? ये एंगल भी सी बनेगा या नहीं बनेगा बताओ? क्योंकि दो पैरेलल लाइन अगर हैं और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि ये वाला एंगल है तो ये वाला, एक मिनट रुको, ऐसे नहीं बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ऐसे। मान लो ये एंगल है और ये एंगल, ठीक है, ओके बेटा। तो इस तरीके से तो ये सेम होंगे एंगल, यस और नो? समझ में आई इतनी बातें? अब हमें क्या करना है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज़ करना है कि हमें पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट कि साइन सी जो होगा वो क्या होता है, 1/, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। डेंसर मीडियम में कौन है? वाटर है, और वाटर का उन्होंने खुद बोला हुआ है कि कितना है, म्यू है। तो साइन सी इज इक्वल टू 1/, में म्यू। अब अब साइन सी और क्या, किस तरीके से लिख सकते हैं भाई? साइन सी को परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस से भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कौन परपेंडिकुलर है, कौन हाइपोटेनस है, बताओ भाई? एंगल ये रहा, इस एंगल के सामने जो होगा, ये जो होगा, ये, इसको मैं वाइट से बना देता हूँ या ग्रीन से, ये हमारा हाइपोटेनस होगा, सॉरी परपेंडिकुलर होगा। और हाइपोटेनस कौन होगा? ये वाला, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से कैसे लिख सकते हैं? अगर मान लो मैं इसका नाम आर लिख रहा हूँ तो ये होगा आर स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, और उसका 1/2 हम लिख सकते हैं। उसका क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। अब साइन सी में लिख दो, परपेंडिकुलर कितना भाई? आर,
हाइपोटेनस कितना है, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, उसके ऊपर यहाँ पे कितना है 1/2 इज इक्वल टू किसके है भाई, साइन सी किसके बराबर है, 1/μ के बराबर है। बताओ यार, इतनी कहानी समझ में आई। एस बी एस कर दो, यहाँ पे एस बी एस कर दो, तो यहाँ पे हुआ आर स्क्वायर, नीचे हुआ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया 1/μ स्क्वायर हो गया। यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करें बेटा, उन्होंने पूछा है एरिया, उन्होंने एरिया पूछा, तो एरिया कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर से निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ से आर स्क्वायर निकाल देते हैं। तो देखो आर स्क्वायर अगर निकालेंगे तो ये बनेगा आर स्क्वायर म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू R2 प्लस D2, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर जो होगा वो बनेगा डी स्क्वायर बाई में म्यू स्क्वायर -1, ये बनना चाहिए। अब इसको एरिया में पुट कर दो, इसको एरिया में पुट कर दो, एरिया में अगर पुट करूंगा तो पाई आर स्क्वायर से, आर की वैल्यू कितनी है भाई, डी स्क्वायर बाय में म्यू स्क्वायर -1 है, तो ये हो गया मेरे पास आंसर। अब देख लो आप लोगों के पास कौन सा है। अब ना तो ये पैराग्राफ से रिलेटेड था, ना तो भाई ये पैराग्राफ से रिलेटेड था। क्लियर है ना बेटा, थोड़ा हैंग से हो गया, 1 मिनट रुको। हाँ, ये ना तो पैराग्राफ से रिलेटेड था, जस्ट आपको इसका मतलब कॉन्सेप्ट आने चाहिए। जब भी केस स्टडी आएगा इसका मतलब ये नहीं कि सारे का सारा केस स्टडी में ही सब कुछ दिया होगा, वहीं पे सब कुछ दिया होगा, नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोगों को वहाँ पे चीज़ें दी होंगी, बट ये नहीं है कि सब कुछ वहीं से ही हो जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए केस स्टडी के केस में। ठीक है बेटा जी, ओके। चलिए, तो ये हो गया बी ऑप्शन। लैग हुआ है क्या, 1 मिनट रुकिएगा। लैग लैग लैग, ये थोड़ा सा लैग लग रहा है मुझे, बट एक बार मैं वो वीडियो बंद करके देखता हूँ, अगर नॉर्मल हो जाए तो। 1 मिनट रुको, मैं वीडियो बंद करके देखता हूँ। हाँ, नॉर्मल अगर हो जाए तो। नहीं यार, अभी भी लैग ही है। चलो 2-3 मिनट ना बिना वीडियो के चलाते हैं। 2-3 मिनट ना बिना वीडियो के चलाते हैं, और देखते हैं फिर क्या भाई सही चलती है क्लास। अगर सही चल रही होगी तो फिर मैं ऐसे ही पढ़ा दूंगा फिर तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया विद रिस्पेक्ट टू एयर द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल इज मैक्सिमम। ध्यान से देखो इन्होंने क्या बोला है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया विद रिस्पेक्ट टू एयर द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल इज मैक्सिमम। आपको पता है कि साइन सी जो होगा क्रिटिकल एंगल वो होता है म्यू किसका, रेरर का, नीचे होता है म्यू ऑफ डेंसर मीडियम का। अब इन्होंने क्या बोला है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया विद रिस्पेक्ट टू एयर द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल इज मैक्सिमम, तो इसका मतलब ऊपर एयर बोल रहा है, तो म्यू आर कितना हो गया भाई, 1 हो गया। ठीक है, तो साइन सी यहाँ पे लिखा मैंने 1 में म्यू किसका, मीडियम का, जो भी डेंसर होगा कुछ भी होगा। सर रिपीट हो रहा है बार बार वॉइस, ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार, 1 मिनट। नहीं बेटा, आप रिफ्रेश कर लो, क्योंकि मैंने खुद से सुन के देखा, नहीं हो रहा है मेरे पास, तो नहीं हो रहा है। एक बार खुद से सुन के देखो, मेरे पास नहीं हो रहा बेटा, एक बार खुद से ट्राई करो जल्दी से। ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करो यार जल्दी से सभी बच्चे। बाकी मैं यार टीम को भेजता हूँ, ये स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इन चीज़ों के, कि भाई ये देखो दोबारा से वही प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, मैंने पिक ले लिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। साइन सी इज इक्वल टू क्या हुआ, 1/μ। अब ये बोल रहा है कि मैक्सिमम कब हो सकती है ये चीज़। भाई मैक्सिमम तब हो सकती है जब ये चीज़ छोटी हो। ये चीज़ छोटी किसकी है, वाटर की है। ये चीज़ छोटी किसकी है भाई, वाटर की है। तो बताओ किसी को कोई डाउट इसमें, यस और नो, किसी को कोई डाउट इसमें भाई साहब, जल्दी से एक बार सभी बच्चे जो हैं वो बता दो भाई, नहीं तो फिर अगर दिक्कत है तो डिस्कस कर लेते हैं, नहीं दिक्कत है तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोई परेशानी भाई, बता दीजिए एक बार। कैसा, अब ठीक है सर, ओके बेटा जी। किसी को वीडियो ऑन करवाने की जरूरत तो नहीं है कि सर वीडियो ऑन कर दो, हमें दिख नहीं रहा है, ऐसे क्लास में मज़ा नहीं आ रहा, बट क्लास स्मूथली चलेगी बेटा। ठीक है, क्लास स्मूथली चलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताइए जल्दी से, इससे आगे चले या इस क्वेश्चन को रिपीट करें। मेरे ख्याल से तो इसमें कोई भी दिक्कत, किसी को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वाटर का मिनिमम है, तो ये मिनिमम होगा तभी तो साइन सी मैक्सिमम होगा, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने क्या बोला अभी, द क्रिटिकल एंगल फॉर ए पेयर ऑफ टू मीडिया ए एंड बी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस 2.0 एंड 1.0 रिस्पेक्टिवली। मतलब ये बोल रहा है कि आप लोगों को क्या बताना है, क्रिटिकल एंगल बताना है। दो मीडिया की पेयर दे रखी है, मतलब एक रेरा दे रखा है, एक डेंसर, तो क्या लिखेंगे,
बेटा यहाँ पे क्या रिपीट करना है, साइन सी का फॉर्मूला लिखना है। एक मिनट रुको बेटा, देखो ये साइन सी का फॉर्मूला लिखा, ऊपर हमेशा किसका होता है, रेरर का, नीचे हमेशा डेंसर का, डेंसर जो मीडियम। अब इसने खुद बोला है मीडिया और एयर, तो एयर रेरर है, उसका तो हो गया 1। तो ये कैसे लिखा जाएगा, साइन सी इज इक्वल टू 1 बाय में म्यू ऑफ डेंसर। अब ये बोला कि इनमें से कौन सा मीडियम हम यूज़ करें कि क्रिटिकल एंगल मैक्सिमम आए। अब ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा मीडियम हम यूज़ करें कि क्रिटिकल एंगल मैक्सिमम आए। भाई ये चीज़ मैक्सिमम कब हो सकती है, साइन सी मैक्सिमम कब हो सकता है, जब म्यू डी छोटा हो। म्यू डी छोटा मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा हो, किसका छोटा है भाई, इन मीडियम में से सिर्फ वाटर का ही मिनिमम है, तो इसलिए साइन सी तभी आपका मैक्सिमम होगा। यस और नो फटाफट से एक बार बताओ भाई इन चीज़ों को, क्लियर है। चलो अब इसके लिए आ जाते हैं, एक बार चेक करते हैं। इन्होंने बोला है कि यहाँ पे दो मीडिया हैं, ठीक है, मान लो ये एक इंटरफेस है भाई, ये एक इंटरफेस है, ठीक है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास डेंसर मीडियम है, यहाँ पे हमारे पास क्या है बेटा, डेंसर मीडियम है। ओके, यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेंसर मीडियम है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, रेरर मीडियम है। क्या है यहाँ पे, रेरर मीडियम है बेटा जी। ओके, अब ये बोल रहा है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, और क्रिटिकल एंगल पूछ रहा है। तो लाइट मस्ट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेरर, तो आप लिखोगे साइन सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, रेरर अपॉन में डेंसर, ये याद रखो फॉर्मूला। तो यहाँ पे साइन सी लिखेंगे, रेरर का है 1, डेंसर का है 2, तो साइन सी की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब सी की वैल्यू कितनी होगी, 30 डिग्री होगी या नहीं होगी, बताओ यार फटाफट से। 30 डिग्री होगी या नहीं होगी, फटाफट से एक बार बता दो भाई। तो सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 30 डिग्री आ रही है, तो आंसर होगा हमारे पास बी। एनी डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी किसी को भी इतने में। हम्म बेटा टी आई आर का कॉन्सेप्ट है ना, क्रिटिकल एंगल को ऐसे ही लिखते हैं हम हमेशा, क्रिटिकल एंगल, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू होता है म्यू ऑफ डेंसर और सॉरी रेरर, और नीचे क्या होता है, नीचे होता है म्यू ऑफ डेंसर मीडियम, ठीक है। ये याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलो तो नेक्स्ट पे चलते हैं, इसके लिए तुम बता दो मुझे, इसके लिए तुम बता दो कि इसका क्या होने वाला है नेक्स्ट का, इसका क्रिटिकल एंगल तुम खुद मुझे बताओ भाई, इसका क्या होगा। और ये 21-22 में आए थे बेटा, लिख दो यहाँ पे, साइन 30 इज √3/2, अरे भाई कोस 30 है ना वो तो। बेटा आपकी टेबल थोड़ी सी खराब है, तुमने टेबल संग से पढ़ी नहीं है, तो एक बार देखो उसको ध्यान से। अभी देखो नेक्स्ट क्या बोल रही है, अभी नेक्स्ट बोल रहा है द क्रिटिकल एंगल फॉर ए क्रिटिकल एंगल ऑफ पेयर ऑफ ए मीडियम एंड एयर इज 30 डिग्री, द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज, ये आप लोगों को बताना है। सबसे पहले देखो उन्होंने खुद बोल दिया कि जो क्रिटिकल एंगल है वो 30 डिग्री है, ठीक है। क्या है 30 डिग्री, इसका मतलब है कि साइन ऑफ 30 किसके बराबर है भाई, रेरर मीडियम, रेरर मीडियम है एयर, नीचे क्या है मीडिया, मीडिया है म्यू। तो साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/μ, तो म्यू की वैल्यू आ गई 2। ये क्यों निकाला, क्योंकि उसने स्पीड मीडियम में पूछी है, और स्पीड जो है वो मीडियम में है, स्पीड क्या है मीडियम में है, तो मीडियम में स्पीड क्या होती है भैया, म्यू से डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो देखो क्यों, क्योंकि देखो यार ऐसे तो लिखा जाता है कि म्यू इज इक्वल टू सी बाई में वी, अगर मुझे वी निकालना है तो सी बाई में म्यू लिखूंगा। तो सी की वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और म्यू की वैल्यू कितनी है 2, तो मतलब ये हो गया 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर बी है बेटा जी। तो देखो एक पैराग्राफ है, अच्छा खासा टाइम हमने इस पे लगाया है, ठीक है, अच्छा खासा टाइम हमने इसके ऊपर लगा दिया है, और उसके बाद जो है भाई साहब यहाँ पे फिर से वही लैग होने का सीन आ गया ना, फ्रेम ड्रॉप हो रहे हैं यार, ये समझ नहीं आ रहा क्यों होता है, और रोज़ मैं टीम से कनेक्ट करता हूँ बट सॉल्व भी नहीं हो रही हैं ये चीज़ें। तो भाई एक केस स्टडी हमने बिल्कुल अच्छे से निपटा दिया है, ठीक है। मैं दोबारा से अपनी जो ऑडियो वीडियो है उसको बंद कर रहा हूँ, कैसे ऐसे तो फिर नहीं तो और ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे हैं। चलो यार, तो इतने में, हेलो बेटा, हेलो 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 हेलो,
चलो, इतने में कोई समस्या, कोई परेशानी किसी को अगर है तो बता दो, नहीं तो हम अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो ये हमारा जो केस स्टडी था बेटा, ये हमारा था रे ऑप्टिक्स से। अब जो हम करेंगे वो करेंगे हमारा रे ऑप्टिक्स से ही होगा, अब नेक्स्ट का होगा, ठीक है। चलो, तो ये रहा आप लोगों के सामने, देखिएगा। ये भाई पूरा एक पैराग्राफ है, वही बात जो मैंने पहले बोली है, ये केस 2 है आप लोगों का। वही बात अभी बोलूँगा कि भाई क्लास कब स्टार्ट हुई थी। पूरे 11:05 पे क्लास स्टार्ट हो गई थी बेटा जी। पूरे 11 बज के कितने मिनट पे, 11 बज के भाई साहब आप लोग बोल सकते हो कि 5-6 मिनट पे क्लास स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। अब भाई वही बात कि आपको केस स्टडी नहीं करना, आपको पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं। पहले क्या करने हैं? क्वेश्चन पढ़ने हैं बेटा। अरे भाई, ये सी कौन है? ये सी कौन है? सी, सी द स्पीड ऑफ लाइट, तो वो 3 × 10⁸ ही तो होता है। तुमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पढ़ा क्या बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है C/V होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? C/V होता है बेटा जी, ठीक है। बताइए जल्दी से। हाँ जी, बताओ यार। सर एक बार बता देने, पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन कहाँ है? नहीं दिख रहा ऐप में बेटा। रिकॉर्डिंग के बाद मिलेगा, जब क्लास ख़त्म होगी उसके 10-20 मिनट बाद आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, तो ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये पैराग्राफ है भाई, इस पैराग्राफ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले वही बोल रहा हूँ कि पहले क्वेश्चंस पढ़िए। पहले क्या पढ़ना आप लोगों को? पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? पहले पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है। ओके, चलो पढ़ लेते हैं भाई क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द पॉइंट बी एज शोन इन फिगर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द पॉइंट बी एज शोन इन फिगर। बेटा मैं खुद देख लूंगा एक बार, फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द पॉइंट बी एज शोन इन फिगर, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू एंड द इमेज डिस्टेंस वी आर रिलेटेड एज। तो डायग्राम ये रहा आप लोगों के सामने। अब आपको बताना है कि इनमें से फॉर्मूला कौन सा सही रहने वाला है। बेटा ये तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जो इशू हुआ है कि फिर से अगर हुआ है लैग, तो ये तुम्हारे एंड से हो रहा है, अब मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि अब मैंने तो कैमरा भी खुद से बंद कर रखा है कि भाई कैमरा अगर बंद कर दूं तो चलो तुम्हारी क्लास स्मूथली चले। अब बोलो, अब तुम बोल रहे हो कि ये ऐसे हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैंने तो कैमरा भी ऑन कर दिया। अब तो मैंने कैमरा भी ऑन कर दिया। अगर ज़्यादा लैग होगी क्लास तो फिर से मुझे बता देना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखो यार। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है? ऑब्जेक्ट बी पे प्लेस्ड है। और ये देखो किस मीडियम में है भाई? ये N2 मीडियम के अंदर है। किस मीडियम के अंदर है बेटा? N2 मीडियम के अंदर है। ओके, अब आप लोगों को देखना है कि ये तो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का केस है। किसका केस है बेटा? स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस का केस है, ठीक है। उनका ही तो केस है। तो उस केस में क्या होता है कि हम लिखते हैं माइनस, जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ऑब्जेक्ट लिख दिया, प्लस में N1 जिसमें इमेज हम सोच रहे हैं कि बनेगी, इज इक्वल टू जिसमें इमेज बन रही है माइनस जिसमें ऑब्जेक्ट रखा है, और नीचे रेडियस ऑफ कर्वेचर। बताओ यार, तो ये देखो मैच किससे कर रहा है बेटा? ध्यान से देखो, ये मैच किससे कर रहा है? आपका ऑप्शन जो है वो कौन सा है? जल्दी से एक बार क्लिक करिए। तो देखो, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना भाई, N1/V माइनस N2/U, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। बात तो वही है। आपके ऑप्शन से सही मैच कर जाएगा कौन सा? ये वाला डी ऑप्शन होगा। N1/V माइनस N2/U इज इक्वल टू N1 माइनस N2/R। सो ये होगा आप लोगों के पास आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। मतलब पैराग्राफ देगा, लेकिन आपको सीधा क्या बोल सकता है? क्वेश्चन के लिए एक ऐसे डायग्राम देगा और बोलेगा कि भाई बता दो कि क्या होने वाला है, इसका आंसर क्या होने वाला है, सही, ठीक है। बताइए, कोई डाउट इतने में? बेटा नेगेटिव कॉमन लेने की जरूरत क्या है? मैंने इसको सिर्फ क्या किया है, इस चीज़ को इस साइड शिफ्ट किया और इस साइड को इस साइड शिफ्ट कर दिया, क्या ही दिक्कत है?
नेगेटिव लेने की तो वही नहीं है, नेगेटिव तो लिखना ही नहीं है ना बेटा। बेटा उसने क्या बोला है, उसने ध्यान से देखो क्या बोला है, उसने बोला है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द पॉइंट बी। ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पे है, तो ऑब्जेक्ट तो एक डेंसर मीडियम में रखा है। आपको कैसे पता सर? बेटा ये बताया हुआ है कि n2 इज ग्रेटर देन n1, तो इसलिए वो डेंसर मीडियम में रखा हुआ है। ओके, समझ आ गई इतनी चीज़ें? अच्छा, इसके बाद हमारी क्लास जो होगी 1 बजे होगी शायद, हाँ 1 बजे मैं उसमें ग्राफ्स कराऊंगा तुम्हें, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ्स होंगे। बेटा ऑप्शन ये आएगा। आप और इसको किस तरीके से ख़त्म कर रहे हो मुझे नहीं पता है, क्योंकि बेस्ट ऑप्शन और सही आंसर यही है, मतलब डी आंसर आने वाला है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। फिर से थोड़ा सा लैग हुआ है, मैं अब दोबारा से। भाई सेम कहाँ से हो गए? तुम कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हो भाई? इसमें अगर सी में देखो नीचे क्या ऑब्जेक्ट है, n1 में ऑब्जेक्ट थोड़ा रखा है भाई, n2 में ऑब्जेक्ट रखा है। फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला को समझो आप लोग, सबसे पहले फॉर्मूला को समझो आप लोग। फॉर्मूला होता है कि जिस मीडियम में हमारा ऑब्जेक्ट रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद माइनस एन, विद माइनस साइन आएगा, यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ क्या आएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा, ठीक है। प्लस में हमेशा क्या आएगा? कोई दूसरा मीडियम, ठीक है, नीचे आएगा इमेज। और यहाँ पे क्या आएगा? जिस मीडियम में जा रहे इमेज बन रही है जिसमें ऑब्जेक्ट है, नीचे रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे उसने क्या बोला है? उसने बोला ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में? n2 में है, तो भाई ऑब्जेक्ट n2 में तो माइनस n2 बाई में u लिख दिया। इमेज कहाँ पे बनेगी? n1 में बनेगी। इमेज माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और नीचे रेडियस, तो ये ऑप्शन कौन सा है? हाँ, तो इस तरीके से है भाई। यस। अरे वो तो सेम ही हो जाएगा, फिर तो दोनों जगह से एक ही चीज़ कॉमन ले लो, फिर तो सेम ही आएगा। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से एक बार देखिएगा भाई। सेकंड क्वेश्चन में है, जल्दी से एक बार बताइए क्या होगा इसके अंदर, बताइए क्या ऑप्शन होने वाला है। इन्होंने बोला ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन एयर एट ए डिस्टेंस आर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। If the medium on the other side of the surface is glass, then the image is कैसे बनने वाली है, ये आप लोगों को बताना है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, जो ये पूछ रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्लेस है किसमें? एयर में। कितने डिस्टेंस पे है? एट ए डिस्टेंस आर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, मतलब ऐसे, ऐसे। ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ हमारा। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो कि कितनी दूरी पे है? आर दूरी पे है, ठीक है। कितनी दूरी पे बेटा जी? आर दूरी पे। इफ़ द मीडियम ऑन द अदर साइड ऑफ द ग्लास इज क्या, क्या है? सरफेस जो है वो कैसा है? ग्लास है। देन इमेज फॉर्म्ड इज, ये आप लोगों को बताना है। बताइए भाई फटाफट से क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। फिर से वही बात कि इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। इसका आंसर डायरेक्ट नहीं करेंगे, हम सॉल्व करके करेंगे कि भाई किस में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है n1 मीडियम है जो कि एयर है, और यहाँ पे जो ग्लास मीडियम है उसको मान लेते हैं कि वो एक मीडियम है, ठीक है। और n2 ग्रेटर देन n1 है, यहाँ पे n2 ग्रेटर देन क्या है? n1 है। ओके बेटा, अब देखो हमने लिखा कि n1 में कौन है? ऑब्जेक्ट है। n2 में कौन है? इमेज है। मान रहे हैं n2 माइनस n1, नीचे हमारा हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इन्होंने खुद बोल दिया कि ये भाई ग्लास है और ये एयर है, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि n1 की वैल्यू 1 हो गई और n2 की वैल्यू 1.5 हो गई, तो लिख दो ये होगी 1 माइनस वाई, माइनस यू है, तो माइनस यू कैसे है? इज यू इज इक्वल टू आर है। इधर से इधर नोट करेंगे तो कितना होगा? माइनस आर, तो ये प्लस का आर हो गया। प्लस में 1.5 वी इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 अपॉन में आर, ठीक है। तो जब आप इसको पूरे को सॉल्व कर लोगे बेटा जी, तो v की जो वैल्यू आने वाली है वो -3r आने वाली है। सॉल्व करके देख लेना, तो v की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। कैसा सरफेस है? कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, तो इसका मतलब ये वर्चुअल इमेज बनेगी और एयर में ही तो बन रही है, ठीक है। क्या बन रही है भैया? एयर में बन रही है। बताओ भाई, कोई डाउट, कोई समस्या इतने में? कोई परेशानी किसी को? और यहाँ पे ड्रॉप हो गए हैं भाई, फ्रेम बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गए हैं, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दोबारा से कैमरा को ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अब बताओ जल्दी से।
इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी या नहीं आई? हाँ जी, फटाफट से बताओ। ये क्वेश्चन समझ में आया कि इमेज कैसी बनेगी? इमेज बनने वाली है यहाँ पे वर्चुअल, क्योंकि नेगेटिव साइन आ रहा है। नेगेटिव साइन तब आएगा जब वो इंसिडेंट रे के अपोजिट में डिस्टेंस मेजर कर रहे होंगे हम, तो ये नेगेटिव हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या कहता है बेटा? नेक्स्ट क्या कहता है ये? चलिए, एक मिनट यार, ये क्या हो गया? हैंग हो गया क्या? अरे यार, क्या चीज़ें हैं ये? हाँ, अब सही है। अब बिल्कुल सही है, एक मिनट। अब बिल्कुल सही है। चलो देखो यार, अब यहाँ पे क्या होने वाला है? चलो अब क्या होने वाला है? नेक्स्ट ये पूछ रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 2f इन फ्रंट ऑफ ए इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, द इमेज फॉर्म्ड इज। कैसी होगी ये आप लोगों को बताना है। भाई 2f पे अगर इमेज को रखा जा रहा है तो क्या होगा? कॉमन सी बात है, अभी 2f पे रखा है तो 2f पे इमेज बनेगी, और सेम साइज की बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। तो क्या ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन होगा, रियल एंड ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है? नेक्स्ट क्या बोला है? नेक्स्ट बोला इसके अंदर, ए थिन कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड ए थिन डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड कोएक्सियली इन कॉन्टैक्ट। देखो यार, सबसे पहले यहाँ पे दो लेंस को यूज़ किया गया है। कितने लेंस को यहाँ पे यूज़ किया गया है? ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने, एक मिनट, ये तो नेक्स्ट आ गया, इसको करते पहले। ये क्या है कि एक कन्वर्जिंग है, तो मतलब एक की फोकल लेंथ जो है वो +10 है, +10 सेंटीमीटर, और एक की फोकल लेंथ कितनी है? -20 सेंटीमीटर है। वो आपसे पावर पूछ रहा है, तो पावर कैसे निकालते हैं? P इज इक्वल टू 1/f से निकालते हैं, और 1/f को निकाल सकते हैं 1/f1 प्लस 1/f2 से निकाल सकते हैं, ठीक है? तो ये क्या बनेगा? पावर इज इक्वल टू 1/f1 कितना है? 10, माइनस हो गया 20। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो और बताओ जल्दी से क्या आ रहा है। फटाफट से बताओ, सॉल्व करो जल्दी से, बताओ क्या आ रहा है भाई, फटाफट से। तो यहाँ पे जो पावर आएगी वो 1/20 सेंटीमीटर आने वाली है। किस में आने वाली है? वही 1/20 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को बनाना पड़ेगा मीटर में, मीटर में बनाना पड़ेगा ना, तो इसको हम क्या करेंगे? नीचे 100 से डिवाइड करेंगे, 100 चला जाएगा ऊपर, तो पावर इज इक्वल टू 100/20। ये इससे कट, तो 5 डायोप्टर जो है प्लस 5 डायोप्टर इसकी पावर आ गई है, और बी आंसर होना चाहिए। क्या आंसर होना चाहिए बेटा जी? बी आंसर होना चाहिए। क्लियर? फटाफट से बताओ, इतनी बातें अगर समझ में आ गई हैं तो ठीक है, नहीं तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई साहब, नहीं तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर है? चलो, तो कोई डाउट यार किसी को? बीच बीच में अपनी जो है फेस दिखा देना चाहिए बच्चों को, है ना? बताओ, कोई डाउट है तो बताओ फटाफट से, अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए फिर से, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और केस स्टडी है, और ये हमारा थर्ड केस स्टडी है बेटा जी। कौन सा केस स्टडी है? ये हमारा थर्ड केस स्टडी है। क्या कहता है थर्ड केस स्टडी? ध्यान से सुनना। देखो, ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ टू कन्वर्जिंग लेंसेज। वैसे तो आप लोग पैराग्राफ पढ़ो ना पढ़ो आप लोगों की मर्जी है, हम सीधा अगर क्वेश्चन पढ़ें तो क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हो बेटा, ठीक है? लेकिन स्टार्ट कर दिया तो एक बार देख लेते हैं इसको। वन ऑफ देम ऑफ स्मॉलर अपर्चर एंड स्मॉलर फोकल लेंथ इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, मतलब जो इनमें से स्मॉलर फोकल लेंथ स्मॉलर अपर्चर का होगा उसे ऑब्जेक्टिव बोला जाएगा। एंड द अदर ऑफ स्लाइटली लार्जर, स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा अपर्चर का होगा, और स्लाइटली लार्जर फोकल लेंथ का होगा, आई पीस। बोथ द लेंसेज आर फिटेड इन ए ट्यूब, ठीक है, वो एक ट्यूब में रखे गए हैं, थोड़े से डिस्टेंस पे रखे गए हैं। ए टाइनी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव एट ए डिस्टेंस स्लाइटली ग्रेटर देन इट्स फोकल लेंथ, मतलब थोड़ी उसकी फोकल लेंथ से ज़्यादा डिस्टेंस पे छोटे से ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, और ऑब्जेक्टिव क्या करता है? उसकी एक बढ़िया वाली इमेज प्रोड्यूस करता है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव प्रोड्यूसेस द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट
विच एक्ट एज ऑब्जेक्ट, जो इमेज ऑब्जेक्टिव ने बनाई वो एज ए ऑब्जेक्ट किसके लिए काम करेगी भाई, आई पीस के लिए काम करेगी। ठीक है, तो आई पीस क्या करता है, उसको मैग्नीफाई कर देता है। आई पीस उसको क्या करता है बेटा जी, मैग्नीफाई कर देता है। तो पैराग्राफ मैंने पूरा पढ़ा दिया है। अब तुम सबसे पहले क्या करो, अब तुम सबसे पहले भाई ये बताओ, सबसे पहले इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस आर रिस्पेक्टिवली कैसी होती हैं। मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन में ना, इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या ध्यान में आना चाहिए, इसमें तुम्हें सीधा सीधा सा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम ध्यान में आना चाहिए। किसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, स्कोप का डायग्राम आप लोगों को ध्यान में आना चाहिए बेटा। ठीक है, किसका ध्यान में आना चाहिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम आप लोगों को ध्यान में आना चाहिए। तो भाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि जो पहला पीस होता है जिसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, कुछ ऐसा है ना, ये तो क्या करता है, इसको इमेज यहाँ पे बना के दे देता है। तो ये तो क्या बना रहा है, रियल इमेज तो बना रहा है भाई। और ये हमेशा क्या करता है भैया, पीछे की तरफ इमेज बनाता है, या वो इन्फिनिटी का केस हो या फिर वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट का केस हो, तो वर्चुअल बनाता है। तो क्या बनाता है भैया, ये वर्चुअल बनाता है, येस और नो। तो आप बोलोगे कि वर्चुअल एंड रियल इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है बेटा जी, वर्चुअल एंड रियल इमेज बनती है। कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, बता दो भाई, किसी को भी हो। इतने में अगर है तो पूछ लो, अगर नहीं है तो भाई फिर आगे बढ़ते हैं हम बिना किसी देरी के। और लगभग हमारे जो रे ऑप्टिक्स के केस स्टडी हैं वो पूरे हो जाएंगे। हमारे जो रे ऑप्टिक्स के केस स्टडी हैं वो पूरे हो जाएंगे इस क्वेश्चन के बाद। ठीक है, तो कैसी बन रही है भैया, ओह एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हमने वर्चुअल पहले लिख दिया। ऑब्जेक्टिव तो आपका रियल बनाता ना, तो रियल होगा और ये वर्चुअल होगा, क्योंकि ये आई पीस बनाता है। उसने दूसरे हिसाब से पूछा ना, आई पीस और ये आपका ऑब्जेक्टिव। क्लियर है, बताओ यार, कोई डाउट, कोई समस्या इतने में। चलो, फ्रेम अभी सही हो गए हैं, तो अभी कैमरा ऑन करके देख लेते हैं। अगर रुकेगा तो फिर मैं दोबारा से इसको वहीं पे कर दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या कहता है बेटा, नेक्स्ट क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, द मैग्निफिकेशन ड्यू टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप डज नॉट डिपेंड ऑन। भाई जो मैग्निफिकेशन होती है वो किस पे डिपेंड नहीं करती है, ये आप लोगों को बताना है। मैग्निफिकेशन जो होती है वो किस पे डिपेंड नहीं करती है, ये आप लोगों को बताना है। फटाफट से बताइए, जल्दी से भाई। जितने भी बच्चे हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला रिवाइज करो फटाफट से, कि क्या फॉर्मूला होता है यार, जल्दी से याद एकदम से फिट बैठ जाना चाहिए फटाफट से। भाई वही वी नोट बाय में यू नोट, अब ब्रैकेट में 1+d/fv। ओके, और अगर हमारा इन्फिनिटी पे बन रहा है तो 1 खत्म हो जाता था, वो d/f ही रहता था, वी नोट माइनस वी नोट रहता, यू नोट रहता ही रहता था। तो भाई किस पे है, किस पे है, किस पे है, किस पे है, इन्होंने क्या बोला है, द मैग्निफिकेशन ड्यू टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करता, अपर्चर पे डिपेंड नहीं करता बेटा जी। किस पे डिपेंड नहीं करता, अपर्चर पे डिपेंड नहीं करता। क्योंकि देखो फोकल लेंथ पे डिपेंड करेगा, ठीक है, लेंथ ऑफ द ट्यूब पे भी डिपेंड करेगा भाई, और कलर ऑफ द लाइट पे भी यूज करने वाला है। क्यों, क्योंकि जो फोकल लेंथ होती है ना वो μ-1 होती है, और म्यू जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा होता है, नहीं 1/λ होता है, 1/λ होता है। तो इसका मतलब वो अलग अलग होगी, उन पे तो करेगी भाई, कलर ऑफ द लाइट यूज पे तो डिपेंड करेगी। तो इसका मतलब अपर्चर पे नहीं होता है, किस पे नहीं होता बेटा, अपर्चर पे नहीं होता है। कोई डाउट, किसी को इतने में कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है तो भाई पूछ लो। ठीक है कोई डाउट इतने में, नहीं है, चलो अब आगे बढ़े फिर। भाई जितने भी बच्चे बैठे हैं एक बार फटाफट से बताओ कि इतनी चीज़ समझ में आई है या नहीं आई है, जल्दी से बता दो भाई। तो आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, ध्यान से सुनना भी आप लोगों ने। नेक्स्ट है आप लोगों के पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इनमें से कौन सी बात सही नहीं है।
बोथ द लेंसेज आर ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ, हाँ क्योंकि वो स्लाइटली बोल रहा है ना कि जो आई पीस है उसकी स्लाइटली ग्रेटर है, तो भाई ये तो सही बात है ना। फिर उसने बोला कि मैग्नीफाइंग पावर इंक्रीजेज बाय डिक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द टू लेंसेज, तो इसमें डी बाई एफ ही होता है। अभी भी हो रहा है क्या भाई लैग? लैग हो रहा है तो मैं कैमरा बंद ही कर देता हूँ, फिर रुको, कैमरा मैं फिर से बंद कर देता हूँ। चलो, कैमरा मैंने बंद कर दिया, अब लैग नहीं होगा, शायद से नहीं होगा। तो अभी देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, की कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए कौन सी बात यहाँ पे सही नहीं है। भाई दोनों लेंस शॉर्ट फोकल लेंथ के होते हैं, ठीक है। जो मैग्नीफाइंग पावर है वो फोकल लेंथ डिक्रीज करके इंक्रीज करी जा सकती है ना, करी जा सकती है, यस। जो डिस्टेंस होता है दो लेंसेज के बीच में वो मोर देन एफ ओ प्लस एफ यू होता है, बिल्कुल इससे ज़्यादा ही होता है। तो लास्ट जो ऑप्शन है वो है द माइक्रोस्कोप कैन नॉट बी यूज एज टेलीस्कोप बाय इंटरचेंजिंग द टू लेंसेज। क्यों भाई? देखो, अब आपको पता है कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, एक मिनट ये पेन नहीं काम कर रहा है यार यहाँ पे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसमें एक लेंस छोटा एक बड़ा होता है, बट आपका जो टेलीस्कोप होता है उसमें पहला लेंस बहुत बड़ा होता है और ये छोटा होता है, ठीक है। तो क्या हम इनको इंटरचेंज करके, मतलब इसके लेंस को इंटरचेंज करके क्या हम टेलीस्कोप नहीं बना सकते? नहीं बना सकते, क्योंकि भाई यहाँ पे जो लेंस यूज़ करे गए हैं ना, ये लेंस जो होते हैं ये स्मॉलर फोकल लेंथ के होते हैं। भाई इसकी फोकल लेंथ जो भी हो, इसकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, बट इन एक्चुअली छोटे फोकल लेंथ के होते हैं, बट इनकी तो फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, तो ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। तो ये बात बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, ये हमारा सही आंसर है बेटा, ठीक है। बताओ यार, कोई डाउट इतने में किसी को? इतने में कोई भी डाउट हो किसी को, कोई भी समस्या हो तो वो पूछ सकता है, बता सकता है, ठीक है, वो बता सकता है। चलो, तो अभी लास्ट पे चलते हैं। तीन केस स्टडी हमने अभी तक रे ऑप्टिक्स के करे हैं। नेक्स्ट है, ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ 10x एंड आई पीस ऑफ 20x, द मैग्निफिकेशन ड्यू टू द माइक्रोस्कोप वुड बी। ये आप लोगों को बताना। तो एक बार ट्राई करो सभी बच्चे, देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं सही से। देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं भैया सही से। बताओ भाई जल्दी से सभी बच्चे, और ट्राई सभी ने करना है। अब ये जो 10x दे रखा है, ये दे रखा है, ये भाई मैग्निफिकेशन है। ये क्या दे रखी है? मैग्निफिकेशन दे रखी है। तो ट्राई करो सभी। चलो, नहीं भाई सुनो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है सबसे पहले कहानी को ये समझो। अच्छा इसका ऑप्शन तो कर दूं मैं क्लिक, नहीं तो फिर बहुत सारे बच्चे फाइल देखेंगे तो फिर सोचेंगे कहाँ गए। देखो यहाँ पे क्या है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप है भाई। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो मैग्निफिकेशन होती है वो एम ओ इंटू एम ई होती है या नहीं होती है। अब ये जो 10x दे रखा है, 10x दे रखा है, तो ये एम ओ जो है वो 10 दे रखा है। अब ये 20x दे रखा है, तो 20x एम ई दे रखा है भाई, एम ई 20। तो सीधा सा क्या करना है, m इज इक्वल टू 10 × 20 करना है। आप लोगों के पास आंसर आएगा 200। तो ऑप्शन जो है वो डी सही हुआ, ठीक है। ये हो गया भैया, ठीक है। तो अभी तक हमारे जो केस स्टडी हैं, अभी तक हमारे जो केस स्टडी हैं बेटा जी वो हो गए हैं किसके? रे ऑप्टिक्स के केस स्टडी हो चुके हैं। किसके केस स्टडी हो गए हैं? रे ऑप्टिक्स के केस स्टडी हो चुके हैं। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके केस स्टडी, ओके। चलिए तो उनको भी कर लेते हैं एक बार।